चलिए एक बार फिर स्वागत है आप सबके अपने क्लास द माई क्लास में सरफुद्दीन सर। एक बार फिर हम लोग हाजिर में एक नए क्लास के साथ। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ट्वेल्थ क्लास के फर्स्ट लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये लेसन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हर बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में इससे नंबर आते ही हैं, इससे क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको आप कंप्लीट करेंगे और जहाँ दिक्कत होगा आप हमें से संपर्क करेंगे। आई थिंक कि कहीं भी आपको समस्याएं नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ कंसेप्ट है जो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये जो लेसन महात्मा गांधी ने, इस लेसन में आखिर महात्मा गांधी ने किस इसकी चर्चा किया है हमको पहले वो जानना है। ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि आखिर में लेसन में किस इसकी चर्चा किया गया है। इस लेसन का कंसेप्ट यही है कि इस लेसन में महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता के बारे में चर्चा किया है। भारतीय सभ्यता को एक मजबूत स्थिति के बारे में बतलाया है। विश्व की सारी सभ्यताओं से, कई सारी सभ्यताओं से भारत ने उन्होंने तुलना किया है और यह बताने का प्रयास किया कि भारत की जो सभ्यता है वह हजार वर्षों के बाद भी आज भी इस स्थिरता के साथ टिकी हुई है, जबकि विश्व की कई सारी सभ्यताएं या तो बदल गई, नहीं तो ध्वस्त हो गई या फिर उसका पतन हो गया। लेकिन भारत की सभ्यता में वह गुण रहा है कि भारत की सभ्यता आज भी बनी हुई है। इसका प्रभाव आज भी हम देख सकते हैं। तो बेसिकली भारत की सभ्यता और भारत की कल्चर के बारे में गांधी जी ने प्रमोट किया है और इसके बारे में बताया है। चलिए देखते हैं लेसन के बारे में। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी, यानी कि ये जो लेसन है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन लोग जानने की कोशिश करते हैं क्या लिखा है। मोहनदास करमचंद्र गांधी 1869 to 1940, popularly known as Bapu, yeah, the father of the nation, was more spiritual leader than a politician. He successfully he successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule India and helped India gain independence। कह रहा है कि मोहनदास करमचंद्र गांधी का जन्म 1869 में हुआ था और 1948 में हुआ था। तो इनको हम बापू के नाम से या फिर राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। यह एक राजनीतिक से ज़्यादा एक आध्यात्मिक, एक बहुत बड़े आध्यात्मिक नेता थे। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence। इन्होंने सत्य और अहिंसा का प्रयोग एक मुख्य हथियार के रूप में किया अंग्रेजों के खिलाफ और भारत को आज़ादी दिलाने में काफ़ी सहायता की, मदद की। From 1950 to 1948, he completely dominated Indian politics. He died at the hand of fanatic on 30 जनवरी 1948। यानी कि 1915 से 1948 तक का जो समय रहा, वह समय ऐसा रहा कि गांधी जी ने भारतीय राजनीति पे एक अपना प्रभुत्व कायम करके रखा था। 1915 में इनका आगमन होता है साउथ अफ्रीका से और 1948 तक जब तक कि जीवित रहे भारत की राजनीति को काफी तरीके से प्रभावित करते रहे। तो 1915 से 1948 का जो समय है, जो गांधीयन एरा भी हम कहते हैं, और इन्होंने भारतीय राजनीति पे काफी प्रभाव डाला। ही डाइड एट द हैंड ऑफ फनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को एक अतिवादी के द्वारा, जिसका नाम था नाथूराम गोडसे, एक अतिवादी अतिवादी के द्वारा हत्या कर दी गई, मार दिया गया। His autobiography, My Experiment with Truth, and the numerous articles that he wrote for Young India and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also a great master of chess and dramatic English। कह रहा है क्या कि महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है, सत्य के प्रति मेरा प्रयोग, इनकी रचना है, ये पुस्तक है और पूछता भी है एग्जाम में कि इनकी रचना का नाम क्या है या फिर द एक्सपेरिमेंट ऑफ मैथ्यू दे देगा किसका लिखा हुआ है। तो कह रहा है क्या कि इनकी जो अपनी आत्मकथा है उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी कि सत्य के प्रति मेरा प्रयोग। इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल, लेख लिखे हैं एंड न्यूमरस आर्टिकल दैट ही रोट फॉर यंग इंडियन स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड। भारत में विभिन्न जगहों पे इन्होंने क्या किया है, डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन पे अपना स्पीच दिया है और यंग इंडिया लिखा है। साथ ही साथ इन्होंने कई सारे आर्टिकल लिखा है, जिससे यह प्रदर्शित हो है, जिससे यह पता चलता है कि महात्मा गांधी न एक बहुत बड़े विचारक थे, बल्कि एक बहुत अ,
सादा पवित्र जीवन जीने वाले व्यक्ति ही थे। In the following extract Indian civilization in culture, Gandhi talk about the sound foundation of Indian civilization. इस लेसन में हम लोग किस चीज के बारे में चर्चा करेंगे, तो लिखा है कि इन दिस फॉलोइंग एक्सटेट इंडियन सिविलाइजेशन इन कल्चर गांधी जी टॉक अबाउट साउंड फाउंडेशन ऑफ से। इस लेसन में महात्मा गांधी ने भारत की सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में बताया है। विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो समय गुजरने के साथ साथ आज भी कहीं न कहीं स्थिर है, बना हुआ है। द वेस्टर्न civilization which has the tendency to privilege materiality cannot match the Indian civilization that elevates the moral being. महात्मा गांधी ने इस चैप्टर में भारत की सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता के बारे में चर्चा की और यह बताने का प्रयास किया कि भारत की जो सभ्यता रही है, इन्होंने हमेशा नैतिकता के उत्थान में मदद किया है, नैतिकता के उत्थान को बढ़ावा दिया है, जबकि पश्चिमी की जो सभ्यता है वो भौतिकवादी सूत्रों को बढ़ाने में तत्पर रही है। तो बेसिकली इस लेसन में हमको यही जानना है कि महात्मा गांधी ने भारत की सभ्यता संस्कृति की चर्चा पश्चिम की सभ्यता फिर अन्य सभ्यताओं से की है और यह बताने का प्रयास किया कि भारत की सभ्यता में वो गुण विद्यमान रहा है जो जो अभी तक भारत को या भारत की सभ्यता को बनाए रखा है। यह है इस लेसन का इंट्रोडक्शन और महात्मा गांधी का इंट्रोडक्शन। ये जो फर्स्ट ऊपर आपको पैराग्राफ दिख रहा है, इसमें से 3-4 ऑब्जेक्टिव बनता है। पहला कि इनका जन्म कब हुआ, 1869 में, मृत्यु कब, 1948 में। फिर ये पूछेगा कि इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखा, तो यहाँ पे है द एक्सपेरिमेंट ऑफ माई ट्रूथ, ये इनकी पुस्तक हो जाएगी। फिर दे सकता है यंग इंडिया किसना है, तो यंग इंडिया महात्मा गांधी का है। ये 3-4 ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा। चलिए आगे हम लोग लेसन की तरफ चलते हैं। ये हमारी फर्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड is not to be beaten in the world. Nothing can equal the seed sown by our ancestors. कह रहा है कि महात्मा गांधी कहते हैं कि मेरा यह मानना या मेरा विश्वास है कि भारत की सभ्यता जिस प्रकार की उदित हुई है या भारत की सभ्यता का जिस प्रकार का विकास हुआ है, विकसित हुआ है, उसको दुनिया की किसी अन्य सभ्यताओं ने पीछे नहीं कर रखा है या दुनिया को उसे कोई भी सभ्यता पराजित नहीं कर सकता है। आई बिलीव दैट द इंडियन सिविलाइजेशन हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, यानी कि मुझे विश्वास है कि भारत में जिस सभ्यता को विकसित किया गया है या भारत में जिस सभ्यता को विकसित किया है उससे विश्व में पराजित नहीं किया जा सकता। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर, यानी एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। हमारे पूर्वजों के द्वारा जिस प्रकार का बीजारोपण कर दिया गया है, बीजारोपण किस चीज़ का, सभ्यता का, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे, जो ऋषि मुनि पहले के रहे हुए, या फिर जो भी हमारे पूर्वज रहे, उन्होंने भारत की सभ्यता को इस प्रकार विकसित कर दिया है कि दुनिया में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। उन्होंने आगे कुछ देश का एग्जाम्पल भी दिया और बताया है। कह रहे थे कि रोम वेंट, ग्रीस शेयर द सेम फेट, द माइट ऑफ द फिरोज was broken. Japan has become westernized. Of China, nothing can be said. But India is still somehow या other sound at the foundation. रोम में कह रहे कि रोम एक ऐसा देश था जिसको हम कहते हैं कि पुनर्जागरण का केंद्र था। रोम जैसा देश क्या हो गया, पतन हो गया, यानी कि यूनान। ग्रीस यानी कि यूनान, रोम का पतन हो गया, ग्रीस यानी यूनान का भी वही हाल रहा, वही उसका भाग्य रहा। मिस्र कि जो फिरोज शासक था मिस्र का, वह भी मिस्र जो बहुत शक्तिशाली था, वह भी क्या हो गया, टूट गया। जापान का पश्चिमीकरण हो गया। और चीन के बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, चीन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन भारत अभी भी जैसे भी हो अपनी बुनियाद पर आज भी क्या है, कायम है, टिका हुआ है। The people of Europe learned their lesson from the writings of the men of the Greek. Yeah, Rome, which exists no longer in their former glory. कह the people of Europe learned their lesson, यानी कि जो यूरोप वासी थे, यूरोप के लोग थे, उन्होंने ग्रीस की रचनाओं से क्या किया, ज्ञान अर्जित किया। उस ग्रीस से ज्ञान अर्जित करने का प्रयास किया जो ग्रीक अपनी गौरव को बनाने में या फिर अपने गौरव को बनाए रखने में असफल रह गया। In trying to learn from them, the Europeans imagine that they will avoid the mistake of Greek and Rome.
सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन। और जब यूरोप के लोग ग्रीक से सीख रहे थे, सीखने के क्रम में उन्होंने यह प्रयास किया, सोचा कि उन गलतियों को वो लोग नहीं दोहराएंगे जिन गलतियों को यूनान ने दोहराया है और रोम में दोहराया है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं रही, बहुत उनकी दयनीय स्थिति थी। ये है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ एक बार रिव्यू पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में महात्मा गांधी ने यह बताने का प्रयास किया है कि भारत की सभ्यता का जिस प्रकार का बीज रोपण किया गया है उसकी तुलना विश्व में कहीं नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार का बीज हमारे पूर्वजों के द्वारा बो दिया गया है उसका कहीं भी बराबरी नहीं किया जा सकता है। अन्य सभ्यताओं में देखा जाए तो रोम का पतन हो गया, ग्रीक का भी वही हाल हुआ, फिरोज टूट गया, यानी कि जो मिस्र था वो क्या हो गया, टूट गया। जापान का पश्चिमीकरण हो गया। चाइना के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन इंडिया जैसे भी हो आज भी अपने उसी फाउंडेशन में क्या हुआ है, टिका हुआ है, अपने नींव पर बना हुआ है। फिर गांधी से यह बताने का प्रयास करते हैं, कहते हैं कि द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द या मेन ऑफ द ग्रीक या रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्म। कह रहे हैं कि जो यूरोप के लोग थे वे ग्रीक्स की रचनाओं से कई सारी चीजों को सीखे और सीखते समय आ, ग्रीक की रचनाओं से सीखे। वह ग्रीक जो अपनी पूर्व की गौरव को बनाए रखने में असफल रहा। और जब यूरोप के लोग उनकी रचनाओं से सीख रहे थे उन्होंने यह कोशिश किया कि जो गलती ग्रीक ने किया उस गलती को हम लोग न दोहराए, न करें। इस प्रकार की उनकी क्या थी, एक दयनीय कंडीशन थी। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देयर द यूरोपियन इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीक एंड रोम। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन। इस प्रकार की क्या रही है, उनकी कंडीशन रही है, इतनी दयनीय स्थिति रही है कि वो उस देश से सीख रहे हैं जो देश अपने खुद पुरानी गौरव को बचाने में क्या रहा है, असफल रहा है। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। लिखा है, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। कह रहे कि इन सबके बीच भारत क्या है, अड़िग रहा है और यही उसकी गौरव है। It is a charge against India that her people are so uncivilized, ignorant, and spoiled that it is not possible to induce them to adopt any changes. महात्मा गांधी कहते हैं कि भारत के ऊपर कई सारे दोषारोपण किया गया है, कई सारे कटाक्ष किया गया है, कई सारे भारत की सभ्यताओं के बारे में जो विदेशी राइटर है वो अच्छे नहीं कहते हैं। कहते हैं कि भारत जो है कीड़ों मकोड़ों का देश है, सांपों सपेरों का देश है, इस तरह की चर्चाएं इतिहास में। तो यही कह रहा है कि कुछ भी रहा हो भारत इन सबके बीच क्या है, आज भी अड़िग है। थोड़ी सी एक चीज बताना चाहूंगा कैसे अड़िग है भारत की सभ्यता आज भी कैसे जीवित है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूंगा कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसमें सांप की पूजा होती थी, प्रकृति की पूजा होती थी, जिसमें कुम्हारों का देखा जाता था, कई सारी चीजें हमको पाई जाती थी, नालों का प्रयोग। और वह सभ्यता कहीं ना कहीं आज भी है हमारे समाज में देखा जाता है। आज भी हम पीपल की पूजा करते हैं। उसमें सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रिय पशु जानवर में आता था कुत्ता। आज भी कुत्ता को हम लोग पालते हैं। उनके खान पान जो उस समय के थे आज भी हम उससे मैच करता है। कई सारी ऐसी परंपराएं रही है जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो आज से 2500 3,000 वर्ष पहले की जो घटनाएं थी या जो कार्य होता था आज भी होता है। तो कहीं ना कहीं वो सभ्यता आज भी हमारे समाज में क्या है, जीवित है। वही महात्मा गांधी कह रहे हैं कि दुनिया के अन्य सभ्यता तो पतन हो गया, कई सारी सभ्यताओं का पतन हो गया, कोई बदल गया, कोई कहीं कुछ हो गया, लेकिन भारत इतने दिनों के बावजूद भी आज भी क्या हुआ है, टिका हुआ है, इन सबके बीच टिका हुआ है। और यही भारत की क्या है, गौरव है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर अनसिविलाइज्ड। करे कि महात्मा गांधी कह रहे हैं कि भारत के विरुद्ध यह दोषारोपण किया जाता है और कहा जाता है कि ये लोग जो लोग होते हैं, भारत के जो लोग होते हैं वो अज्ञानी होते हैं, बड़ी संकोची होते हैं, असभ्य होते हैं। वे किसी प्रकार के परिवर्तन को बनाए नहीं रखना चाहते या फिर अपनाना नहीं चाहते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनीथिंग एल्स। यानी कि जो विदेशी हैं वो भारत को क्या कर रहे हैं, भारत के बारे में यह कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश रहा है कि वे किसी प्रकार के नए चेंजेज को स्वीकार जल्दी नहीं करते हैं। महात्मा गांधी कह रहे हैं क्या, इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि हम या भी किसी प्रकार के परिवर्तन को अपनाए असंभव है, वास्तव में यह हमारे गुण के क्या है, विरुद्ध है। यानी कि यदि विदेशी राइटर कहता है कि भारत के जो लोग हैं वो असभ्य हैं, अज्ञानी हैं, संकोची हैं और वे किसी प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं यह हमारे मेरिट और हमारे गुण के क्या है, विरुद्ध है।
What we have tested and found true on the anvil of experience, we dare not change. Many trust their advice upon Indian and she remains steady. करे कि हमने जो भी जांचा परखा, जांच परख के अनुभव के द्वारा हमने जो सबसे महत्वपूर्ण पाया, हमने जो सबसे बेहतरीन पाया, उसको हमने क्या किया है, अपनाए रखा है और उसको बदलने की हमने साहस नहीं की है। जैसे में योगा, योगा हमारी भारतीय सभ्यता का एक सबसे प्राचीन संस्कृति रहा है और हमने इसको बदलने का प्रयास नहीं किया है। वही कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हमने अगर पश्चिम की सभ्यता कह रहा है कि हम नए चीज़ों को स्वीकार नहीं करते थे, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम पहले से जिन सभ्यताओं को हम टेस्ट कर चुके हैं, जिन सभ्यताओं, जिन चीज़ों को हम जांच चुके हैं, परख चुके हैं अनुभव के द्वारा, उसको हमने सबसे बेहतरीन पाया है। तो उसको हमने कभी बदलने की साहस नहीं की है और ना ही हम बदलना चाहते हैं। अर्थात हमारे पास जो पहले से चली आ रही संस्कृति वो क्या है, बेस्ट है। वी डेयर नॉट टू चेंज, मेनी ट्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड सी रिमेन। बहुत सारे लोगों ने भारत के ऊपर क्या किया, कटाक्ष की है, सलाह दी है कि भारत को ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चाहिए, भारत की सभ्यता में ये गलती है। लेकिन इन सब के बावजूद, इन हजारों कटाक्ष के बावजूद भी भारत क्या है, आज अडिग है, टिका हुआ है। दिस इज हर ब्यूटी, इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप। कह रहा है कि यदि भारत इतने सारे अवगुणों या फिर गुणों के बाद यदि टिका हुआ है तो यही भारत की क्या है, सुंदरता है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यानी कि यही भारत की सुंदरता है और सुरक्षा तथा सुखद आशा की क्या है, एक अनुभूति है। आई थिंक सेकेंड पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा, एक बार और इसको रिव्यू कर लेते हैं। कह रहा है कि इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, कह रहा है कि ऊपर बताया गया है कि कई सारे सभ्यताओं का परिवर्तन हो गया, बदल गया, लेकिन भारत की सभ्यता टिकी हुई है। दूसरी सभ्यता में बताया गया है कि जब परिवर्तन का दौर गुजर रहा था तो भारत की जो सभ्यता थी उसी तरह अड़ी थी, बनी रही और यही भारत की क्या है, भारत की स्वतंत्रता का एक गौरव रहा है। बहुत सारे लोगों ने भारत के ऊपर या फिर भारत के लोगों के बारे में कहा है कि असभ्य है, भारत सपेरों का देश है, कीड़े मकोड़ों का देश है, ज्ञानी है, लेकिन इन सब के बावजूद हम टिके हुए हैं। फिर ब्रिटिश कहते हैं या फिर कि भारत जो है किसी प्रकार के नए परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि हम स्वीकार तभी नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी हमने उसको जांचा है, परखा है, अपने अनुभवों से देखा है, ये सबसे बेहतरीन है और इसलिए हमने उसको बदलने की साहस नहीं की है। बहुत सारे लोगों ने भारत के ऊपर क्या किया है, कटाक्ष किया है, अपना एडवाइस दिया है, लेकिन भारत आज भी बना हुआ है और यही भारत क्या है, स्वतंत्रता है और यही सबसे बड़ी सुखद की क्या है, अनुभूति है। आगे देखते हैं 3-4 में क्या लिखा है। सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सबसे पहले हम जाने कि सभ्यता है क्या, तो मानव में सभ्यता क्या महत्व है। तो गांधी जी बताते हैं कि सभ्यता है क्या, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। कह रहे हैं क्या है कि सभ्यता आचरण की एक विधि है और यह एक ऐसी विधि है जो मानव को क्या करता है, अपने कर्तव्य के पथ पर अग्रसर करता है। यानी कि हमारी सभ्यताएं किस प्रकार की सभ्यता रही है वो हमको एक मार्गदर्शन का रूप देती है। एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे भारत की सभ्यता का एक सबसे बड़ा गुण हमारे भारत के गुण यह रहा है, भारत ने कभी दूसरे देश पर ना तो कब्जा जमाने का अधिकार कोशिश किया है, ना ही किसी को हड़पने की कोशिश किया है, फिर ना ही भारत ने किसी के ऊपर अपना तानाशाही दादागिरी दिखाने की कोशिश किया है, चाहे इसके पड़ोसी कमजोर हो या फिर मजबूत है। भारत हमेशा सबको लेके चला है। तो क्यों लेके चला है, यह भारत की संस्कृति रही है, भारत की विरासत रहा है कि भारत कभी किसी के लालच की दृष्टि से नहीं दिखा है और यह भारत की सभ्यता का सबसे बड़ी विशेषता रही है, जबकि अन्य सभ्यताओं में, अन्य देशों में नहीं पाई जाती है। तो यही कह रहे हैं कि सभ्यता क्या है, आचरण की एक विधि है और एक ऐसी विधि है जो मानव क्या करता है, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने की अग्रसर करता है या फिर प्रेरित करता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म। कह रहे हैं कि कर्तव्य का जो क्रियान्वयन होता है, कर्तव्य को जो हम करते हैं या नैतिकता का पालन, ये दो ऐसी चीजें, ये परिवर्तनीय शब्द है, यह बदल सकता है। नैतिकता का पालन करना, टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड एंड पैशन। कह रहे हैं क्या कि नैतिकता का पालन करना हमारे मन और वासना पर महारत हासिल करने जैसा है।
बड़ौल समाज ने क्या करा है कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म, यानी कि कर्तव्य का जो क्रियान्वयन होता है, कर्तव्य का जो पालन है, कर्तव्य का जो हम क्रियान्वयन करते हैं या पालन करते हैं तथा नैतिकता का पालन, ये परिवर्तनीय शब्द है। नैतिकता का पालन करना हमारे मन और वासना पर महाभारत हासिल करने जैसा है। यानी कि सही नैतिकता वही होती है, सही ज्ञान वही होता है कि हम अपने इंद्रियों पे क्या करें, मजबूती के साथ पकड़ बनाए रखें। और यही सिखाता है हमको क्या, सिविलाइजेशन। और जब हम ऐसा करते हैं, जब हमारे माइंड पर, हमारे शौक पर जब हमारा कंट्रोल होता है, तो ऐसा करके क्या होता है, सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ, यानी ऐसा जब हम करते हैं तो ऐसा करके हम स्वयं को जान पाते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, यानी कि गुजराती भाषा में कहा जाए तो सभ्यता का जो अर्थ होता है उसका होता है अच्छा आचरण के समान। तो बेसिकली थर्ड पैसेज में महात्मा गांधी ने सभ्यता के बारे में चर्चा किया है, सभ्यता के बारे में बताया है कि यह मानव को उनके कर्तव्य पथ पर अग्रसर करता है, बढ़ाता है। और जो सही सभ्यताएं होती है, जो सही सिविलाइजेशन होता है, मानव को यह सिखलाता है कि वो अपने इंद्रियों पर कैसे कंट्रोल करे। और जब वह अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करता है तो कहीं ना कहीं अपने आप को, अध्यात्म को जानता है और अपनी वासना पे क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्योंकि मानव का पतन का सबसे बड़ा कारण उसकी वासना होती है और उसका कहीं ना कहीं पैशन होता है, जिसको वो सही ढंग से प्रयोग नहीं कर पाता है। तो गांधी ने यही कहा है कि हमारे भारत की जो सभ्यता है इसमें वो गुण रहा है कि मानव या फिर भारत अपनी पैशन पे, अपने माइंड पे क्या किया है, कंट्रोल करने में सफल रहा है। 4 नंबर के बारे में, 4 नंबर क्या कह रहा है, इफ दिस definition be correct, then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else, and this is as it should be। कह रहे कि यदि यह परिभाषा सही है, if this definition be correct, then India, as so many writers have shown, यानी कि महात्मा गांधी ने ऊपर जो बताया है उनके अनुसार करें कि यदि यह परिभाषा सही है, यदि यह परिभाषा सही है जैसे कि विद्वानों ने लिखा है, तब भारत को किसी दूसरे से सीखने की आवश्यकता नहीं है। has nothing to learn from anybody else, and this is as it should be। यानी कि भारत को किसी दूसरे से सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत वैसा ही है जैसा इसको होना चाहिए। यानी कि ऊपर जो थर्ड पैराग्राफ महात्मा गांधी ने बताया है उसी के बारे में कह रहे हैं कि यदि मेरा कहा हुआ कथन सही है और यदि यह परिभाषा सही है, तो विद्वानों जैसे कि भारत के बारे में कहा कि भारत को सीखना चाहिए, तो गांधी को लगता है कि बिल्कुल नहीं सीखना चाहिए, हमें कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह वैसा ही है जैसा इसको होना चाहिए। 5 नंबर देखते हैं, 5 नंबर क्या कह रहा है, वी नोटिस दैट माइंड इज रेस्टलेस वर्ड। महात्मा गांधी कह रहे हैं क्या कि हम यह देखते हैं या हमको यह विदित होता है, पता चलता है कि वी नोटिस दैट माइंड इज रेस्टलेस वर्ड, यानी कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मस्तिष्क है, वह क्या है, एक बेचैन पक्षी है, रेस्टलेस वर्ड है। द मोर इट गेट द मोर इट वांट एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। जितना इसको दिया जाता है उतना ही इसकी प्यास बढ़ती जाती है और यह कभी संतुष्ट नहीं होता है। द मोर इट गेट द मोर इट वांट, जितना इसको मिलता है, जितना इसको प्राप्त होता है, वह उतना ही बढ़ती जाती है इस इच्छा प्राप्त करने की, और यह कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती है, तृप्त नहीं होती है। कौन सी तृप्ति होती है, हमारी माइंड। एक बात है कि हमारे दिमाग का यह एक ऐसा कंडीशन है, यह बेचैन है, हमारा माइंड कभी सोता नहीं है और इसमें नए नए कई नई नई चीजें हमारे दिमाग में जागृत होती रहती है, नई नई इच्छा विचार फलते रहते हैं और इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। ये करें कि हमारा जो विचार है या हमारा जो दिमाग है एक बेचैन पक्षी की तरह है और ये कभी संतुष्ट होता नहीं है, जितना इसको दिया जाता है उतना ही ये चाहता है। जैसे जो गरीब है वो चाहता है हम अमीर हो जाए, जो अमीर है वो चाहता है हमारे पास फोर व्हीलर हो जाए, जो फोर व्हीलर है उसको चाहता है हमारे पास हेलीकॉप्टर हो जाए। यानी कि कभी कोई संतुष्ट हुआ ही नहीं है। और ये कब होता है, सब हम अपने माइंड पर और अपने पैशन पर कंट्रोल नहीं करते, तब हमारी अतिरिक्त इच्छा बढ़ती जाती है। और यही कह रहा है क्या कि द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्रिलियंट दे बिकेम। जितना ही हम अपनी पैशन में संलिप्त होते जाते हैं, संलिप्त होते जाते हैं, क्या कह रहा है, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्रिलियंट दे बिकम। कह रहा है क्या कि हम जितना
अपनी इच्छाओं में या अपनी वासनाओं में लिप्त होते हैं, उतना ही हम अनियंत्रित होते जाते हैं, हमारे ऊपर से हमारा कंट्रोल खत्म होते जाता है। Our ancestors therefore set a limit to our intelligence. They saw that happiness was largely a mental condition. इसलिए हमारे पूर्वजों ने हम पर नियंत्रण रखने के लिए एक सीमाएं निश्चित कर दी, क्योंकि उन्होंने पाया कि सुख की अनुभूति काफी हद तक क्या है, मनोदशा पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, खुशी हम लोग क्यों खुश नहीं हो पाते हैं। एक बार 5 नंबर जो पैसेज है, वास्तविक रूप से ये प्रश्न सिर्फ क्वेश्चन के लिए नहीं है या फिर एग्जाम में लिखने के लिए नहीं है। 5 नंबर पैसेज लाइफ में उतारने के लिए भी है कि हम लोग यह देखा है कि हमारा जो दिमाग है कभी स्थिर नहीं रहता है, और हमारी दिमाग की जो इच्छाएं होती है वो कभी शांत नहीं होती है। हमारी जो लालच होता है वो कभी शांत नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। जितना इसको मिलता है उतना यह पाते जाता है, और जितना यह पाता है उतना इसकी प्यास क्या होती है, बढ़ते जाती है। और जब हम अपनी वासनाओं पे, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी अनियंत्रित हो जाते हैं। तो यह क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे माइंड के ऊपर और हमारे पैसे के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। और इसका पतन हम देख सकते हैं विदेशी देशों में कि वहाँ शादी जल्दी टूट जाता है, क्योंकि वहाँ की सभ्यता में कहीं न कहीं यह गुण रहा है। वे अपनी इच्छाओं को ज़्यादा महत्व देते हैं। आज इच्छा है किसी और के साथ रहने का तो उसके साथ रह लिए, फिर उसकी इच्छा है उसको छोड़ के किसी और के साथ जाने का तो छोड़ दिए। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो भी इच्छाएँ हैं या फिर जो भी चीज़ है उसको हमारे पूर्वजों ने बाँध रखा है। भारत की जो शादी होती है या फिर जो भी सभ्यताएँ हैं भारत में, फिर जो भी बात की रीति-रिवाज है, वो पारंपरिक, वो पुरानी परंपराओं पे आज भी टिकी हुई है। आज भी रेयर केस में देखा जाता है कोई शादी तोड़ कर दूसरे से कर लिया, तीसरे से कर लिया। और यदि ऐसा होता है तो वो एक अपवाद के रूप में है, क्योंकि भारत का जो समाज है कहीं न कहीं इस चीज़ को परमिशन नहीं देता है, आज्ञा नहीं देता है। तो ये हमारी सभ्यता का एक क्या रहा है, गुण रहा है। और हमारे पूर्वज देखे कि जब यदि किसी व्यक्ति का उसके दिमाग के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, वह भटकते जाएगा। इसलिए गांधी जी कह रहे हैं कि आवर एंसेस्टर देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस। इस तरह इसलिए हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने क्या किया, हम पर नियंत्रण रखने के लिए मौज मस्ती का क्या कर दिया, एक सीमा निश्चित कर दिया। क्योंकि उनका मानना था कि दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। क्योंकि हमारे पूर्वजों का यह मानना था कि जो सुख है वह सुख क्या है, उस सुख की जो अनुभूति है काफी हद तक हमारी मनोदशा पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। आज भी हम देखिए हमारी मनोदशा, वास्तविक खुशी हम लोग प्रकृति के साथ मिल सकती है, लेकिन हम लोग अपने वास्तविक खुशी का रूप चेंज कर दिया है। एग्जाम्पल देते हैं, यदि हमारे पास बहुत अच्छी कोई फोन है, फोन टूट जाता है तो हम अपसेट हो जाते हैं। लाइट नहीं आई तो अपसेट हो गए, या फिर रिचार्ज खत्म हो गया तो अपसेट हो गए, कोई चीज़ हमारा बिखर गया तो अपसेट हो गए। ये हमारा वास्तविक खुशी नहीं है। वास्तविक खुशी को हमने क्या कर दिया है, किसी वस्तु या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तक सीमित कर दिया है। और जब ऐसा हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड के ऊपर हमारा अधिकार जो था, हमारा जो कंट्रोल था वह क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो व्यक्ति का कब सुख हो सकता है, जब वो वास्तविक सुख सुख पाना चाहता है तो उसको अपने पैशन पे, अपने माइंड पे क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा। अपने आप को हमें उन सभी लगावों से दूर रखना होगा, तभी हम खुश हो सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी चीज़ से अपना अटैचमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ से खुशी हमारी धीरे धीरे क्या होने लगती है, समाप्त होने लगती है। इसलिए खुशी पाने के लिए या फिर खुश रहने के लिए उन्होंने क्या कर दिया है, दायरा या फिर एक सीमा बांध दिया है कि आपको जो भी करना है समाज के पर्दे के अंदर, समाज के दायरे में रह के कीजिए और उसी में खुश रहिए। आई थिंक कि 5 नंबर तक का आपका वो क्लियर हो गया होगा। बाकी 5 से आगे हम लोग कल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।